हेलो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हम बात कर चुके हैं एक नए वर्ड मैटर और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि कण होते हैं छोटे छोटे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने टोटल पढ़े थे 4। इनको हम याद रख सकते थे इनके इनिशियल्स यानी कि पहले लेटर्स से। MASS। M का मतलब होता था दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण हैं, वो हमेशा ही मूव करते रहते हैं। फिर ए का मीनिंग था दैट दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ आकर्षण, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता था दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। और चौथा और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक कहता था दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि जो भी मैटर होगा उसके जो कण हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह तो प्रेजेंट होती ही है। इन्हीं चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा था अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जिनको अगर आप प्रॉपर्ली जानना चाहते हैं तो आप पिछले टॉपिक को, जिसका लिंक इस वक्त ऊपर आ रहा है, उसको देख सकते हैं। पिछला टॉपिक कर चुके हैं तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है। तो जवाब इसका ये है दैट स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं बेसिकली वो डिफरेंट फॉर्म्स, वो अलग अलग रूप जिसके अंदर कोई भी मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर्म्स ये होती हैं मेनली 3 तरीके की, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो पानी सबसे अच्छा एक एग्जांपल है यहाँ पे, जिसको हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। हमारे आसपास जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं या फिर हमारा जो बाथरूम है उसमें जो पानी है वो हमें इसी स्टेट में दिखाई देता है। फिर लिक्विड स्टेट के बाद सेकेंड स्टेट कौन सी है वाटर की जो ज़्यादा कॉमन है, वो है सॉलिड स्टेट, जहाँ पे हम पानी को देखते हैं आइस के फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में, चाहे वो हो जाए हमारे फ्रिज में प्रेजेंट बर्फ या फिर वो हो जाए ग्लेशियर के रूप में बर्फ। और फिर वाटर की तीसरी और आखिरी स्टेट होती है गैसेस स्टेट, वो स्टेट जिसमें हम पानी को देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो इनविजिबल होता है और प्रेजेंट ये होता है हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये तो बात हो गई वाटर की 3 स्टेट्स के बारे में। बाकी यहाँ पे एक बात ये भी है कि आप कोई भी मैटर ले लीजिए, वो इन तीनों ही स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन यानी कि लोहे की बात करें तो वो भले ही हमें सबसे ज़्यादा सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट दोनों में ही प्रेजेंट हो सकता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे सही टेम्परेचर देने की और वो इन स्टेट्स में जा सकता है। ये होती है बात इस बारे में कि स्टेट्स ऑफ मैटर होती क्या हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। अब एक एक करके शुरू करें कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आता है शेप। शेप आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी भी चीज़ की जो आउटलाइन होती है, जो बाउंड्री होती है, उसी से उस चीज़ का शेप डिसाइड होता है। इसी बात को तीनों स्टेट्स के रिस्पेक्ट में देखें तो एक सवाल पूछता हूँ आपसे, कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे शेप फिक्स होता है और कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे शेप वेरिएबल होता है। तो आप भी शायद इसको ईजिली बता पाएंगे। सॉलिड ऐसी स्टेट है जहाँ पे उसका शेप जो है वो फिक्स रहता है अगर हम उसे चेंज नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड ऐसी स्टेट है जिसको हम किसी भी कंटेनर में जब पुट करते हैं तो वो वैसा ही शेप ले लेता है जैसा कंटेनर है, यानी कि लिक्विड्स का शेप हो गया वेरिएबल। गैसेस का मामला थोड़ा टेढ़ा है। गैस के केस में अगर आप सोच के देखें तो आप अगर एक रूम में अगरबत्ती जलाते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाती है। इस वक्त गैस का शेप क्या है, वही शेप है जो पूरे रूम का शेप है। और इसी अगरबत्ती को अगर हम किसी छोटी बॉटल में जलाते तो वो गैस कितनी जगह लेती, जितनी वो बॉटल है, यानी कि उस केस में उसका शेप होता वो बॉटल जैसा। तो इस तरह से गैसेस का शेप भी कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर का होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम होता है टोटल स्पेस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। जितनी भी जगह कोई एक मैटर पूरी तरह से लेता है वही उसका वॉल्यूम है। अगेन वही सवाल आता है, तीनों स्टेट्स के रिस्पेक्ट में किसका वॉल्यूम फिक्स है और किसका वेरिएबल है। तो सॉलिड स्टेट को अगर आप देखें तो किसी भी सॉलिड को अगर आप अलग अलग तरह के कंटेनर्स में रखते हैं तो क्या उसकी जो जगह ले रहा है वो चेंज होती है? वो चेंज नहीं होती है, इसलिए सॉलिड्स का वॉल्यूम हो गया फिक्स्ड। फिर गैसेस की बात करें तो उसके केस में वॉल्यूम कैसा होगा, उसकी बात हमने ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में करी। गैसेस क्योंकि जैसे कंटेनर में होती हैं उतने में पूरे में फैल जाती हैं, तो उसका वॉल्यूम उस कंटेनर के इक्वल ही होता है, यानी कि गैसेस का वॉल्यूम कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। लिक्विड्स के केस में बात थोड़ी ध्यान से समझेंगे। 2 क्यूबॉइड्स लेंगे, एक थोड़े छोटे बेस का और एक थोड़े बड़े बेस का। छोटे बेस के क्यूबॉइड में लिक्विड ऊपर तक जाएगा,
जबकि बड़े बेस के क्यूबॉइड में लिक्विड नीचे ही रहेगा। इन दोनों ही क्यूबॉइड्स के अगर हम वॉल्यूम निकालें L इंटू बी इंटू एच के फॉर्मूला से, तो दोनों ही वॉल्यूम सेम आते हैं। यानी कि लिक्विड भले ही अपना शेप चेंज करता हो अलग अलग कंटेनर्स में जाने पे, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। ये हो गई बात सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम के बारे में। फिर तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो है फ्लूइडिटी या फिर रिजिडिटी। डिफाइन करें यहाँ पे फ्लूइडिटी को, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो। सिंपल सी बात है, जिस भी मैटर के पार्टिकल्स आसानी से बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, वो तो हो गया फ्लूइड। और दूसरी तरफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, जिस भी मैटर के पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, जैसे है वैसे ही रहते हैं, वो हो जाएगा रिजिड। तो आप खुद भी आंसर कर सकते हैं इस पॉइंट पे, तीनों स्टेट्स में से कौन सी स्टेट फ्लूइड है और कौन सी रिजिड है। सॉलिड स्टेट है रिजिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट होती हैं फ्लूइड। बात को कंटिन्यू करें तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आता है इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। डेफिनेशन बड़ी ही इजी है, नाम से ही हम देख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी मैटर के जो दो पार्टिकल्स हैं एडजेसेंट, आजू बाजू के, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी को कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। तीनों स्टेट्स के लिए आप भी करके देख सकते हैं, किसके लिए लो होगा, किसके लिए मीडियम होगा, किसके लिए हाईएस्ट होगा। तो सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग यानी कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी होती है मिनिमम, सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं पार्टिकल्स। और गैसेस के केस में पार्टिकल्स की दूरी होती है सबसे ज़्यादा। वहीं पे लिक्विड की बात करें तो उसके केस में मीडियम होती है पार्टिकल्स की दूरी। फिर पांचवा कैरेक्टरिस्टिक भी इसी पिछले कैरेक्टरिस्टिक से काफ़ी मिलता जुलता है, इट इज़ डेंसिटी। एक्चुअली ऑपोजिट है पिछले वाले कैरेक्टरिस्टिक से, इट इज़ द अमाउंट ऑफ क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने पास पास हैं उसकी बात करता है ये, उसी को कहते हैं डेंसिटी। तो रिजल्ट्स इस बार कैसे हो जाएंगे खुद सोच के देख सकते हो, ऑपोजिट हो जाएंगे। सॉलिड्स के केस में डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं पार्टिकल्स, और गैसेस के केस में डेंसिटी होती है सबसे कम, क्योंकि पार्टिकल सबसे दूर दूर होते हैं। वहीं पे लिक्विड के केस में डेंसिटी कैसी हो जाएगी, मीडियम। सिक्स्थ एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलें तो वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। काफ़ी इजी डेफिनेशन है, एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट कंप्रेस्ड। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स जितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, दबाए जा सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा उस मैटर की होती है कंप्रेसिबिलिटी। तीनों स्टेट्स के रिस्पेक्ट में बड़ा इजीली आप सोच के बता सकते हैं कि किसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये होगी गैस की, क्योंकि उसके पार्टिकल सबसे दूर दूर हैं तो वो सबसे ज़्यादा पास पास आ सकते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है एलपीजी सिलेंडर, जिसमें गैस के पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर होती है 14 kg से भी ज़्यादा गैस। अब इसी गैस को अगर हम खुले में छोड़ दें तो पूरे एक रूम में आ सकती है आराम से, इनफैक्ट 2-3 रूम्स में आ सकती है, बट उसे कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर रख दिया गया है। इसके बाद दूसरी स्टेट ऐसी सोचें जिसमें कंप्रेसिबिलिटी की जो एबिलिटी है, कंप्रेस होने की जो क्षमता है, वो सबसे कम है, तो वो कौन सी होगी, वो हो गई सॉलिड स्टेट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पास पास हैं, तो वो और पास आने की जो उनकी क्षमता है, आ सकते हैं पास, लेकिन वो बहुत कम है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे, आयरन एक सॉलिड के फॉर्म में हम देख पाते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कंप्रेस हो सकता है, तो शायद आप कह दें कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। आयरन को कंप्रेस किया जाता है मशीन्स के थ्रू। एंड थर्ड एंड लास्ट, क्योंकि लिक्विड स्टेट आती है इन दोनों स्टेट्स के बीच में, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी मीडियम। ये हो गई बात सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। अब चलें सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में भी आपने शायद इसको पढ़ा हो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पीड और मूवमेंट इन पार्टिकल्स। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है उस मैटर की काइनेटिक एनर्जी। इसको भी इजीली आंसर कर सकते हो अगेन, कौन सी स्टेट की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ये होगी गैस के पार्टिकल्स की, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, बहुत सारा एरिया है मूवमेंट के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे मिनिमम, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, मूवमेंट के लिए इतनी जगह ही नहीं है। एंड थर्ड एंड लास्ट, लिक्विड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी होगी मीडियम, अगेन क्योंकि ये स्टेट इन दोनों स्टेट्स के बीच में आती है। एट्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलें तो ये होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाम से ही डिटेल पता चलती है,
फोर्स विथ विच द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर, वो ताकत जिससे किसी भी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको भी आंसर कर सकते हैं हम इजली, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम दिखती है? सॉलिड स्टेट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के सबसे पास पास हैं, एक दूसरे को सबसे ज़्यादा खींच रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ गैसेस स्टेट वो हो गई जिसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, इधर उधर घूम रहे हैं सारे पार्टिकल्स, आपस में अट्रैक्शन बहुत ही कम है। एंड एज बिफोर, लिक्विड स्टेट में कैसी हो जाएगी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मीडियम। ये हो जाती है बात हमारी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक के नोट्स की शीट देखना चाहते हैं तो वो है ये, इसको आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अभी के लिए अलविदा।